अलग अलग रंगों के साथ युद्धपोत आसमान में ऊंचे मंडराते थे। उन्होंने एक विशाल शक्ति दी और असाधारण दिखे। युद्धपोतों की उपस्थिति और उन पर प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों के आधार पर वे निश्चित रूप से चोटी किंग ग्रेड युद्धपोत थे। 7 युवक सुंदर और असाधारण लग रहे थे, महान आभा उत्पन्न कर रहे थे, उनके चेहरे एक स्वाभाविक अहंकार प्रदर्शित कर रहे थे। हालांकि वे युवा थे, वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। वे कमोबेश कुनलुन महाद्वीप के प्रतिभाशाली युवाओं के बराबर थे। समूह का नेता, काले ड्रैगन वस्त्र पहने एक युवक, और भी असाधारण दिखाई दिया। वह आयरन हैंड सॉवरेन के वंशज कर्मवीर या अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के वंशज वजीर या इसी तरह की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बराबर था। ये 7 लोग 7 रंग के मार्क्विस के युवा मार्क्विस थे। वे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में 7 प्रतिष्ठित ड्रैगन मार्क्विस के रूप में प्रसिद्ध थे। काले ड्रैगन वस्त्र में युवक रजनीकांत था। इन 7 के नेता के रूप में वह सबसे मजबूत था। रजनीकांत, बुजुर्ग अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? चाहे वे सफल हों या नहीं, उनके पास पीक ग्रेड डिवाइन फ्लेम तावीज हैं। उन्हें पहले ही लौट आना चाहिए था। रजनीकांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई जगहों से अर्जुन देव के बारे में जानकारी एकत्र की। किंग कन्फेरल समारोह में उनके प्रदर्शन के आधार पर एक ही समय में 6 चोटी के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों का सामना करना उनकी सीमा होनी चाहिए। इस बार वह जरूर मरेंगे। न केवल सी मोनार्क क्राउन बल्कि उस पर मौजूद सभी खजाने भी हमारे होंगे। सफेद ड्रैगन वस्त्र पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि पूर्वी सागर राजा के गुट का वंशज हमें 6 शिखर ग्रेड दिव्य ज्वाला तावीज देने के लिए क्यों तैयार था। यह वास्तव में अजीब है। यदि उन 6 शिखर दिव्य ज्वाला तावीज़ों के लिए नहीं, तो हम ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह लूट में से एक चीज चुनना चाहता है, और यह सी मोनार्क क्राउन या अर्जुन देव को मिले किसी भी उपहार में से कोई नहीं होगा। यह निश्चित रूप से अजीब है। वह व्यक्ति हमेशा रहस्यमय रहा है। यहां तक कि हमारे विभिन्न कुलों के वर्तमान मार्क्विस भी उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। मैंने सुना है कि अन्य 3 सी किंग्स की भी उसके साथ किसी तरह की दोस्ती है। वह सिर्फ एक जूनियर है, और फिर भी वह कई पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के साथ घुलने मिलने का प्रबंधन करता है। वह वास्तव में असाधारण है। जैसे ही 7 युवाओं ने चर्चा की, विषय पूर्वी सागर राजा के गुट के वंशज पर स्थानांतरित हो गया। जब रजनीकांत ने इस व्यक्ति के बारे में बात की, तो उसने एक विचारशील अभिव्यक्ति भी दिखाई। बूम! शिखर पर आग की लपटों का एक झुरमुट दिखाई दिया और बूढ़ा आदमी बन गया, जिसे अर्जुन देव ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह बहुत कमजोर था और लगातार उसके मुंह से खून निकल रहा था। 7 ने बोलना बंद कर दिया, उनके हाव भाव काफी बदल गए। रजनीकांत ने बूढ़े आदमी का समर्थन किया और जल्दी से पूछा, पहले अंकल, आप अकेले क्यों हैं? अन्य 6 चाचा कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी हंफने लगा और उसने सांस रोककर जवाब दिया, जल्दी से चले जाओ। जब अन्य 6 ने एक साथ काम किया, तो अर्जुन देव ने एक कृपाण के प्रहार से उन सभी को आधा काट दिया। पहले अंकल, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? वे 6 शिखर महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि हैं। अर्जुन देव एक कृपाण के प्रहार से उन सभी को कैसे काट सकते थे? रजनीकांत को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। यह बस बहुत हास्यास्पद था। अन्य युवकों ने भी अविश्वास के भाव दिखाए। क्या ऐसा हो सकता है कि 28 साल की उम्र में अर्जुन देव महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल संतों के बीच अद्वितीय स्तर पर पहुंच चुके हों? यह कैसे हो सकता है? इस तरह के स्तर के लिए आमतौर पर कई आकस्मिक मुठभेड़ों और कम से कम 300 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। केवल एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ने अपने आधे स्वर्गीय ऋषि कानूनों को स्वर्गीय कानूनों में परिष्कृत किया, इसे प्राप्त कर सका। बूढ़ा अभी भी बोलना जारी रखना चाहता था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति डरावनी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, फिर जल्दी से हवा में उड़ गया, जैसे कि उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो और जल्दी से भाग रहा हो। हालांकि जैसे ही बूढ़ा आदमी आकाश में आधा था, एक कृपाण की रोशनी उड़ गई जो एक चमकीले चांद की तरह लग रही थी। उसके माथे में एक खूनी छेद दिखाई दिया और खून फव्वारे की तरह बाहर निकल आया,
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 7 प्रतिष्ठित ड्रैगन मार्क्विस ने मुड़कर देखा कि अर्जुन देव हवा में मंडरा रहे हैं, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जकड़े हुए सीधे खड़े हैं। उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सी मोनार्क हेडस्कार्फ पहना था। आप में से कुछ लोगों के लिए इस देव को ढूंढना वास्तव में आसान है। आपने 7 महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल संतों को सुप्रीम स्काई संप्रदाय में भेजा ताकि मुझे जबरदस्ती मारने की कोशिश की जा सके। अगर हाल ही में मेरी ताकत नहीं बढ़ती तो मैं इसके झांसे में आ जाता, अर्जुन देव ने भावहीन होकर अपने सामने वाले सातों को देखते हुए कहा। जैसे ही अर्जुन देव ने सातों को देखा, उन्हें एक अलौकिक भय महसूस हुआ और उनके शरीर कांपने लगे। यह वाकई अजीब था। उसकी निगाहों में स्पष्ट रूप से कोई हत्या क्यों नहीं थी। रजनीकांत का चेहरा डूब गया। उसने चुपके से अपनी आवाज पेश की, पहले अंकल सच कह रहे होंगे। हमें अलग हो जाना चाहिए। हम में से हर एक जो बच सकता है वह हम में से एक और है। होश। काला, सफेद, पीला, हरा, नीला, नीला और बैंगनी 7 अलग अलग रोशनी चमक उठी। सातों अलग अलग दिशाओं में चले गए, हर जगह बिखर गए। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में सूंघा। इतनी मेहनत करने के बाद वह बूढ़े आदमी का इस जगह तक पीछा करने में कामयाब रहा। वह इन सातों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। अर्जुन देव की चेतना के सागर में जादुई ऊर्जा जल उठी और उनके बाएं हाथ में सुंदर पर्वत और नदी चित्र दिखाई दिया। पहाड़, नदियां और बादल हवा में प्रकट हुए। उस पल में छोटी दुनिया से एक मजबूत चूषण आया, जो प्रकाश की 7 किरणों को चूस रहा था, जो 7 युवा थे। ऐसा लग रहा था कि पेंटिंग ने उन्हें अंदर लेते ही रोशनी उलट की ओर बह रही थी। अचानक क्षितिज पर एक विशाल, असीम महासागर दिखाई दिया और लहरें उठ रही थी। दूर समुद्र के अंत में एक लाल सूरज उगने लगा। लाल सूरज के साथ एक असीम तलवार की रोशनी थी। यह धधकते उगते सूरज की तरह था, विशाल और अनब्लॉकेबल। जैसे ही तलवार की रोशनी दिखाई दी, पहाड़, नदियां, बादल और आकाश सभी पीछे हट गए। सुंदर पहाड़ और नदी पेंटिंग खाली लग रही थी। यह एक पेंटिंग के रूप में वापस आ गया और अर्जुन देव की हथेली में उतरा। प्रकाश की 7 किरणों ने पेलमेल से बचने का अवसर लिया, जैसे कि उन्हें माफी दी गई हो। उस तलवार के प्रकाश के स्वामी द्वारा उस हमले को भेजने के बाद वह जल्दी से चला गया, समुद्र के साथ गायब हो गया और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। अर्जुन देव हवा में रुक गया, पीछा नहीं कर रहा था। उसने पहले ही अपने अधिकांश वाइटल क्यूई का उपयोग कर लिया था, अपनी अधिकांश जादुई ऊर्जा को खत्म कर दिया था और उसके स्वर्गीय ऋषि कानूनों का अधिकांश हिस्सा नहीं बचा था। अगर वह उनका पीछा भी करता तो भी उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा। उस व्यक्ति को जिस दिशा में ले गया था, उसे देखते हुए अर्जुन देव बुदबुदाया, क्या अफसोस की बात है। यदि यह अमर उपकरण पूरा होता तो वह 10 तलवार की रोशनी से भी उन 7 को नहीं बचा पाता। साथ ही उन्हें बहुत संदेह हुआ, हमला करने वाला यह व्यक्ति कौन था। जब हवा बिखर गई और अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि विभिन्न रंगों के 7 अजगर के आकार के युद्धपोत आकाश में घूम रहे हैं, जल्दी से जाने की तैयारी कर रहे हैं। 7 प्रतिष्ठित ड्रैगन मार्क्विस भागने की इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अपने युद्धपोतों को नहीं लिया था। अब इन 7 युद्धपोतों के स्वामी अनुपस्थित थे। इसके अलावा जहाज पर कोई विशेषज्ञ नहीं था। वे अर्जुन देव की नाक के नीचे कैसे बच सकते हैं। उसने अपना बायां हाथ खोला और सुंदर पर्वत और नदी चित्रकला फिर से प्रकट हुई। पहाड़, नदियां और झीलें हवा में प्रकट हुई। छोटी सी दुनिया ने अचानक आकार ले लिया। जल्द ही उसने 7 किंग ग्रेड युद्धपोतों को अपनी हथेली में इकट्ठा कर लिया था। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव ने 7 छोटी किंग ग्रेड युद्धपोतों को अपनी हथेली के अंदर पेंटिंग के भीतर दुनिया में बिना सिर वाली मक्खियों की तरह घूमते देखा। एक विचार के साथ छोटी सी दुनिया अचानक ऊपर की जमीन और नीचे आकाश के साथ पलट गई। इस परिवर्तन ने युद्धपोतों के सभी काश्तकारों को चौंका दिया और वे घबराहट में हवा में फड़फड़ाते हुए बाहर गिर गए। ये साधक ज्यादातर मार्शल मोनार्क या अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि थे। वे कुछ मजबूत थे, लेकिन अर्जुन देव की नज़र में वे उल्लेख के लायक नहीं थे। अर्जुन देव का स्वभाव रक्त पिपासु नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और पेंटिंग से एक प्रतिकारक शक्ति आई,
जिसने इन लोगों को बाहर निकाल दिया। 7 रंगीन मार्क्विस के किसान जो उसने छोड़े थे, जल्दी से भाग गए, लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि अर्जुन देव को इस या दूसरे पक्ष की योजनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं पता चला, लेकिन वह खाली हाथ नहीं गए। 7 चोटी किंग ग्रेड युद्धपोत। उनका मानना था कि सभी 7 रंगीन मार्क्विस को एक साथ जोड़ने के बावजूद उनके पास इनमें से कई नहीं थे। ऐसा लगता है कि हेवनली स्टार आइलैंड की मेरी यात्रा में और भी अधिक चर दिखाई दिए हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने बिखरते हुए कृषकों को देखा, उन्होंने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। किंग ग्रेड के युद्धपोतों में मूल आध्यात्मिक चिन्हों को मिटाने के बाद उन्होंने फ्रीडम विंग्स को फहराया और इस जगह को छोड़ दिया। बहुत दूर की जगह पर 7 प्रतिष्ठित ड्रैगन मार्क्विस जमीन पर खड़े थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को अपने किंग ग्रेड युद्धपोतों को लेते हुए देखा, फिर उनके आध्यात्मिक चिन्हों को मिटा दिया। वे इतने चिंतित थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं। कुछ सहन नहीं कर सके और वहां वापस चार्ज करना चाहते थे। एक सम्राट ग्रेड युद्धपोत के अलावा, जो उनके फ्लैगशिप के रूप में कार्य करता था, प्रत्येक मार्क्विस के पास केवल 2 या 3 चोटी किंग ग्रेड युद्धपोत थे। उत्तराधिकारियों के रूप में जब वे लौटेंगे तो उन्हें इस तरह के किंग ग्रेड युद्धपोत को खोने के लिए कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रजनीकांत काफी शांत रहे। उसने दूसरों को रोका और एक कोने में काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा। नीलव्रत, आपने बहुत पहले इसका अनुमान लगा लिया था, है ना? अन्यथा जब हम पकड़े जाने वाले थे तो आप अचानक क्यों प्रकट होते? सही। आपके पास शुरू से ही कोई अच्छा इरादा नहीं था। आपने हमें पीक ग्रेड डिवाइन फ्लेम तावीज दिए और हमें अर्जुन देव को मारने के लिए प्रोत्साहित किया, फिर भी आप एक कोने में छिप गए और बस देखते रहे। इस बार 7 डिस्टिंग्विश्ड ड्रैगन मार्क्विस ने भारी नुकसान उठाया था। इसलिए उन सभी ने अपना गुस्सा नीलव्रत पर केंद्रित किया और उससे शिकायत की। अगर अर्जुन देव यहाँ होते तो नीलव्रत की इस शक्ल पर हैरान रह जाते। यह काले कपड़े पहने व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह आदिल था जिस पर अर्जुन देव ने सी मोनार्क पैलेस में ध्यान दिया था, आदिल जिसने खुद को अच्छी तरह से छिपाया था और बहुत रहस्यमय था। नीलव्रत ने अपनी निगाहें उठाईं। किसी कारण से 7 प्रतिष्ठित ड्रैगन मार्क्विस ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब नीलव्रत ने देखा कि वे चुप हो गए हैं, तो उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं इस बार सभी के नुकसान की भरपाई करूंगा, जिसमें वे 7 किंग ग्रेड युद्धपोत भी शामिल हैं। अभी के लिए हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। सुप्रीम स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों को पहले से ही अपनी चाल चल रही होनी चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और भाग गया, जिससे 7 प्रतिष्ठित ड्रैगन मार्क्विस एक दूसरे को निराशा में देख रहे थे। काफी देर बाद रजनीकांत ने कहा, चलो चलते हैं। जब अर्जुन देव स्वर्गीय तारों वाले सागर में पहुंचते हैं तो हमें उन्हें रुचि के साथ सब कुछ थूकना चाहिए। हम उसे दिखाएंगे कि महान समुद्र ऐसी जगह नहीं है जहां महाद्वीप का नीला ड्रैगन खेल सकता है। सर्वोच्च आकाश संप्रदाय। जब अर्जुन देव वापस लौटे तो वह स्थान पहले से ही अपनी सामान्य शांति में लौट आया था। वैदेही ने 6 चोटी दिव्य ज्वाला तावीज निकाले और उन्हें 6 बूढ़ों के स्थानिक छल्ले के साथ अर्जुन देव को सौंप दिया। नोट: बूढ़े लोगों के समूह के पास नीलव्रत से 6 प्राप्त करने से पहले से ही एक शिखर ग्रेड दिव्य लौ तावीज हो सकता है। मुझे ये 6 बूढ़े लोगों से मिले हैं। इन लोगों ने वास्तव में इसकी योजना बनाई थी। हेवनली स्टार आइलैंड जाने के बाद आपको शायद कुछ और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये 6 चोटी दिव्य ज्वाला तावीज एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके जीवन को बचाने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ही थे जिन्होंने इन लोगों को मारा था। स्वाभाविक रूप से उन पर सबसे मूल्यवान चीजें उसे सौंप दी जाएंगी। पीक ग्रेड डिवाइन फ्लेम तावीज निश्चित रूप से जीवन रक्षक थे। हालांकि इन चीजों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था। साधारण दिव्य लौ तावीज अधिकतम 50 किलोमीटर दूर भेज सकते थे। महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के लिए ये पर्याप्त नहीं होंगे। केवल पीक ग्रेड डिवाइन फ्लेम तावीज, जो किसी व्यक्ति को तुरंत 500 किलोमीटर दूर भेज सकता है, काफी अच्छा होगा। अर्जुन देव इन्हें स्वीकार करके प्रसन्न हुए। एक पल सोचने के बाद उसने एक निकाला और वैदेही को सौंप दिया। वैदेही मुस्कुराई और इसे अस्वीकार नहीं किया। आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? अब से 3 दिन बाद।
जल्दी क्यों? वैदेही ने पूछा। यह अजीब लगा। 3 दिनों में निकलना वास्तव में थोड़ा जल्दबाजी था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। 3 दिन बाद जाने के अपने इरादे की पुष्टि की। उन्होंने मूल रूप से चुपचाप खेती करने और अपने प्रस्थान से पहले पर्याप्त तैयारी करते हुए समझने में समय बिताने की योजना बनाई थी। हालांकि घटनाओं के अचानक मोड़ ने उन्हें खतरे की एक मजबूत भावना दी, जिसने उनका मन बदल दिया। वह पहले से ही चिंतित था कि 3 पवित्र भूमि ने हेवनली स्टार द्वीप पर कुछ तरकीबें तैयार की थीं। अब सी मोनार्क के पुराने गार्ड थे। वह नहीं जानता था कि वे क्या योजना बना रहे थे। इसलिए यह सबसे अच्छा था कि वह अपनी यात्रा पहले शुरू कर दे, अगर बाद में स्थिति बदतर हो जाए। 3 दिनों में करने के लिए बहुत सारे काम थे। अर्जुन देव ने अस्थायी रूप से खेती को अलग कर दिया और एक बार फिर हाथ में काले सूक्ष्म सिक्कों की गिनती की। उन्होंने पाया कि जब उन्होंने दीर्घायु फलों से अपने 30 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्कों को जोड़ा और अपने रास्ते में सभी दुश्मनों को मारकर उन्होंने जो प्राप्त किया, तो उनके पास पहले से ही एक भयानक राशि थी, 40 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के। इसके अलावा यह बिल्कुल भी नहीं था, वहां विविध गुप्त मैनुअल का एक बहुत कुछ थे, औषधीय गोलियां और गुप्त खजाने। एक कहावत थी, जिसके पास धन है वह दूसरों की तुलना में अधिक जोर से बोलता है। अर्जुन देव ने 20 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के निकाले और बेरहमी से सूक्ष्म कोर की खरीद की। 3 दिनों के लिए उनका आंकड़ा सुप्रीम स्काई संप्रदाय के विभिन्न प्रमुख लेनदेन बिंदुओं और बाजारों में देखा जा सकता था, सभी सूक्ष्म कोर को खरीद रहा था। सूक्ष्म कोर के कई अनुप्रयोग थे। उनका उपयोग बड़े पैमाने पर संरचनाओं या युद्धपोतों को शक्ति देने के लिए किया जा सकता है। चूंकि अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के पुनर्निर्माण के लिए हेवनली स्टार आइलैंड को आधार बनाने की योजना बनाई थी, इसलिए एस्ट्रल कोर कुछ ऐसा था जिसके बिना वह नहीं कर सकता था। 3 दिनों के भीतर उन्होंने सभी 20 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के खर्च कर दिए। यहां तक कि एक नियमित रैंक 9 संप्रदाय में भी इतनी राशि 3 दिनों में इस तरह खर्च करने का साहस नहीं था। हालांकि फसल काफी थी। अर्जुन देव 10,000 अवर ग्रेड एस्ट्रल कोर, 3,000 मीडियल ग्रेड एस्ट्रल कोर और यहां तक कि 1,000 दुर्लभ सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर खरीदने में कामयाब रहे। पहले वह केवल 20 मिलियन सूक्ष्म सिक्कों के साथ इतने सारे सूक्ष्म कोर नहीं खरीद पाता। आखिरकार एक अवर ग्रेड एस्ट्रल कोर 1,000 ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों के लिए बेच सकता है। हालांकि एजियो ड्रैगन किंग की उनकी उपाधि ने उन्हें मार्शल गॉड पैलेस के क्षेत्र में चीजें खरीदते समय 20% छूट का आनंद लेने की अनुमति दी। इसके अलावा क्योंकि कुछ व्यापारी संघ उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने उसे अतिरिक्त छूट दी। इसलिए वह अपने 20 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों के साथ इतने सारे सूक्ष्म कोर प्राप्त करने में कामयाब रहे। चंचल, जतिन, फराह लियू और जियान देव अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अर्जुन देव के शिखर पर एकत्र हुए। इस दिन की खातिर उन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी। चोटी के शिखर के ऊपर मंडरा रहा एक बैंगनी ड्रैगन के आकार का युद्धपोत असाधारण शक्ति से निकला क्योंकि वह बादलों में छिप गया, प्रस्थान करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उन 7 युद्धपोतों में से एक था जिसे अर्जुन देव ने छीन लिया था। अथाह खेती वाला एक बूढ़ा व्यक्ति युद्धपोत के स्वास्थ्य लाभ कक्ष के अंदर आराम कर रहा था, सर्वोच्च बुजुर्ग जिसे व्योमनाथ ने भेजा था, एक वास्तविक अर्धसम्राट। वैदेही अर्जुन देव को विदा करने आई थी। वह नहीं जानती थी कि आज उसके जाने के बाद वह उसे फिर से कब देखेगी। यह सोचकर वह मदद नहीं कर सकी लेकिन उदास महसूस कर सकी। पहली बड़ी बहन, हम जा रहे हैं। हम भविष्य में फिर मिलेंगे, अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। जाने की जल्दी में मत बनो। आपको कुछ और लोगों का इंतजार करना चाहिए। अभी और भी आ रहे हैं? कौन? जतिन ने उलझन में महसूस करते हुए पूछा। अर्जुन देव को भी उतना ही उलझन महसूस हुआ। यह यात्रा बच्चों के घर खेलने की तरह नहीं थी। वह किसी को भी नहीं ला सकता था जो जाना चाहता था। वैदेही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें और आपको उत्तर पता चल जाएगा। बेशक यदि आप सहमत नहीं हैं तो ये लोग मामले को नहीं दबाएंगे। मैं केवल उनका परिचय दे रहा हूं। कोई व्यक्ति जो वैदेही को व्यक्तिगत रूप से परिचय देने के लिए प्राप्त कर सकता था, उसका मजबूत प्रभाव होना चाहिए। इससे अर्जुन देव की दिलचस्पी बढ़ गई।
वह कौन था जो हेवनली स्टार आइलैंड के लिए एक लंबा रास्ता तय करने को तैयार था? हुश। जल्द ही 3 आंकड़े दूर से उड़ गए। अर्जुन देव ने सिर उठाकर देखा। जब तीनों आकृतियां 1 किलोमीटर दूर थीं, तो उन्होंने उनका रूप दिखाया। उसने भौहें चढ़ा दी। ये तीनों क्यों हैं? 3 आकृतियां उतरी, 2 नर और 1 मादा। जो आए वे वास्तव में असुर रेस की उत्कृष्ट प्रतिभाएं, सुशांत लान, यामिनी और उनके बाद आने वाले युवा थे। सुशांत ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, भाई अर्जुन देव, क्या आप इस यात्रा पर 3 और लोगों को लाने के लिए तैयार होंगे? यामिनी ने पलकें झपकाईं और अर्जुन देव के जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। पिछले 1 साल के दौरान सुशांत को कई झटके लगे थे। उसके पास अब कृषिव के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा नहीं है। छोटे भाई अर्जुन देव, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। वैदेही ने अर्जुन देव को वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। जाहिर है, वह नहीं चाहती थी कि वह एक मजबूत सहायक खो दे। इन तीनों की ताकत बिना कहे चली गई। अर्जुन देव इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। यह विशेष रूप से सुशांत लैन के लिए था, जो पहले से ही उनके जैसे मजबूत थे। हालांकि ऐसे लोग उसके साथ आने के लिए क्यों तैयार थे? कोई बात नहीं। पहली बड़ी बहन ने उनका परिचय कराया। मुझे उसके दयालु इरादों को स्वीकार करना चाहिए। यहां तक कि अगर मैं उन्हें लाता हूं और उनके पास अन्य एजेंडे हैं, जब तक हम टकराते नहीं हैं, तब तक यह ठीक होना चाहिए। अर्जुन देव ने प्रस्थान किया। एजियो ड्रैगन किंग एक विशाल आकाश और महिमा के साथ दुनिया में कदम रख रहा है। यहां से नए ड्रैगन गेट का स्पष्ट रूप सामने आएगा। बैंगनी युद्धपोत बादलों को तोड़ते हुए विशाल समुद्री दुनिया की ओर बढ़ रहा था। एजियो ड्रैगन किंग के सपनों और उसके दोस्तों को लेकर आया और वैदेही की दृष्टि से गायब हो गया। क्या हो रहा है लड़की? आपका दिल उनके साथ उड़ गया? किसी समय वैदेही के पास व्योमनाथ मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे। मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? वैदेही ने चौंकाते हुए कहा। व्योमनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या गलत है? केवल आप ही इस साथी को भेज सकते हैं और आपका मालिक नहीं कर सकता? जब वैदेही ने अपने मालिक की अजीब मुस्कान देखी, तो वह थोड़ा शर्मा गई। आप भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम अभी भी क्यों मुस्कुरा रहे हो? ध्यान से। अन्यथा मैं सुप्रीम स्काई संप्रदाय को दहेज के रूप में उपयोग करूंगा और आपको बाहर फेंक दूंगा। व्योमनाथ जोर से हंसे और बोले, क्या आप उस बव्वा के बारे में बात कर रहे हैं, अर्जुन देव? आगे बढ़ो। उसे दे दो। यदि आप वास्तव में उसे चाहते हैं, तो मास्टर आपको उस लड़के को वापस पकड़ने में मदद करेंगे। जवाब में वैदेही मुस्कुराए। अच्छा मास्टर, आगे बढ़ो और उसे वापस ले आओ। वैदेही यहीं इंतजार करेगी। तुम बच्चे, तुम अभी भी इसे जारी रखने की हिम्मत करते हो? चलो चले। मैं अपने पुराने दोस्तों से पूछूंगा, देखें कि क्या मैं आपको एक बेहतर धनुष खोजने में मदद कर सकता हूं। आपका गुरु पहले से ही एक प्रधान है और उसका शिष्य अभी भी कचरा चला रहा है। यह पूरी तरह से अनुचित है। वैदेही ने हंसते हुए कहा, मास्टर वास्तव में विचारशील हैं। मैं पहले से ही लंबे समय से डिवाइन वेपन रैंकिंग के 3रे स्थान पर रहने वाले सम्राट यी शूटिंग सन बो पर नजर गड़ाए हुए हूं। व्योमनाथ का पैर रुक गया और वह लगभग गिर गया। वह बेप्सी से मुस्कुराया। आप अभी भी इसका उल्लेख करने की हिम्मत करते हैं? वह धनुष पहले ही लंबे समय से खो चुका है। मैं इसे कैसे खोजने जा रहा हूं? कोई बात नहीं, चलो उचित चीजों के बारे में बात करते हैं। जल्दी करो और खेती करो। मैंने आपको सुप्रीम स्काई संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधन आवंटित किए हैं। उस आदमी को आपको बहुत पीछे न जाने दें। तब तक, भले ही आप खुद को पेश करें, आप उससे शादी नहीं कर पाएंगे। व्योमनाथ की आकृति डगमगा गई और वह प्रकाश की चमक में बदल गया, शिखर से गायब हो गया। वैदेही बुदबुदाया, उचित चीजों के बारे में बोलो। अंत में, यह अभी भी उचित नहीं है। हालांकि, मुझे वास्तव में जल्दी करनी चाहिए। मास्टर ने पहले ही मेरे साथ साधना में अपनी सभी समझ साझा कर दी थी। इस अवसर को बर्बाद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
इस दिन जब अर्जुन देव ने सुप्रीम स्काई संप्रदाय छोड़ दिया तो 3 पवित्र वंशज और कई अन्य सभी दूसरी दिशा में चले गए, तारों वाले स्वर्ग के सबसे कठिन अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र की ओर, जहां कुनलुन क्षेत्र की तारों वाली दुनिया और गहरे रसातल राक्षसी दुनिया ने प्रतिच्छेद किया। 10,000 साल पहले गहरी खाई राक्षसी आपदा में 18 दानव सम्राटों ने राक्षसी दुनिया की सेना का नेतृत्व किया और कुनलुन क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि वे कठिन सिपाशत्रु स्थानिक आंसू से प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने तारों वाले स्वर्ग के ठीक बाहर कुनलुन क्षेत्र में एक सुरंग खोली। फिर राक्षसों ने आकाश की बाधा को तोड़ दिया, कुनलुन महाद्वीप की 5 प्रमुख दौड़ों को बिना तैयारी के पकड़ लिया। हताहतों की दर विनाशकारी थी। यदि उस समय एज़्योर सम्राट के आने के लिए नहीं, तो मार्शल गॉड पैलेस को इस हताश संकट के ज्वार को मोड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना, डीप एबिस डेमन रेस के माध्यम से अपना रास्ता मारना और अंततः उन्हें तारों वाले स्वर्ग में कुनलुन क्षेत्र के डोमेन के किनारे पर मजबूर करना, परिणाम विचार करने के लिए बहुत भयानक होते। किनारे के उस क्षेत्र में डीप एबिस डेमन रेस ने जो किला छोड़ा था वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। एज़्योर सम्राट के पतन के बाद डीप एबिस डेमन रेस वापस आ गई थी। वे तारों वाले स्वर्ग में परिवहन संरचना के माध्यम से आए और सीमा पर एक गढ़ को फिर से स्थापित किया। उस दयनीय अनुभव को पुनरावृत्ति से रोकने के लिए मनुष्यों, देवता जाति, भूत दौड़, राक्षस दौड़ और लाश दौड़ ने भी तारों वाले स्वर्ग में अपने डोमेन के किनारे पर अपने स्वयं के किले स्थापित किए थे। दोनों पक्ष 10,000 वर्षों से गतिरोध में थे, न तो दूसरे को बाहर निकाल सकता था। इस स्थिति के परिणामस्वरूप कुनलुन क्षेत्र का प्रसिद्ध सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र और गहरी खाई राक्षसी दुनिया बन गई। वह तारों वाले स्वर्ग में सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र था। मार्शल सेज से नीचे कोई भी प्रवेश करने के योग्य नहीं था। यहां तक कि मार्शल सम्राट जितना मजबूत व्यक्ति भी गिर सकता है। 10,000 वर्षों तक दोनों पक्षों के कई विशेषज्ञों ने इस युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मार डाला। वे अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हो गए या आकाश में खून का निशान छोड़ गए और गिर गए। हालांकि भुवि देव को इस स्थान पर जाना पड़ा। अगर वह अपनी गरिमा को फिर से हासिल करना चाहता था और जो उसका था उसे वापस पाना चाहता था, तो उसे कुछ खतरों का सामना करने की जरूरत थी। भुवि देव के साथ अच्छे संबंध रखने वाले फिरोज खान और नैना पासवान नहीं चाहते थे कि वह अकेले जाएं, इसलिए वे उनके साथ चले गए। राजेंद्र, जो तीनों को विदा कर रहे थे, ने धीरे से आह भरी, मूल रूप से मैं आपको वहां भेजने से पहले जब तक आप सभी महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि नहीं बन जाते तब तक इंतजार करने की योजना बना रहा था। हालांकि समय किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करता। अर्जुन देव के अचानक उदय के परिणामस्वरूप आप तीनों बहुत पीछे रह गए। इस जुए के बिना आप केवल हमेशा के लिए उसकी छाया का पीछा करते रह सकते हैं। भुवि देव ने एक मुस्कान निचोड़ ली और कहा, पिताजी, चिंता मत करो, हम तीनों जिंदा लौट आएंगे। 3 पवित्र वंशजों की प्रसिद्धि एक बार फिर गूंजेगी। भले ही वह दूसरा एज़्योर सम्राट बन जाए, वह स्थिति जहां ड्रैगन का द्वार 3 पवित्र भूमि पर हावी हो जाता है, फिर कभी नहीं होगा। हम तीनों यह सुनिश्चित करेंगे कि पवित्र भूमि की महिमा हमेशा के लिए बनी रहे। फिरोज खान के दिल में एक बुलंद भावना जाग गई। हम तीनों पवित्र वंशज हैं। हालांकि पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा लगातार गिरती गई। हमें इस यात्रा पर जाना है। मैं लंबे समय से इन उच्च रैंक वाली दानव दौड़ का परीक्षण करना चाहता था। नैना पासवान मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। वह इन दोनों की तरह महत्वाकांक्षी नहीं थी और बस प्रवाह के साथ जा रही थी। अगर वह दोनों की मदद कर सकती है तो वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। युद्धपोत ने उड़ान भरी, भुवि देव और अन्य 2 को आकाश की बाधा के माध्यम से लाया, तारों वाले स्वर्ग के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसी समय स्वर्ग द्वारा भगवान के निजी शिष्य को दंडित करने वाले शव के साथ वजीर, करमवीर और कुछ अन्य लोगों ने अपना सामान पैक किया और तारों वाले स्वर्ग की उसी यात्रा पर रवाना हो गए। घोस्ट रेस के स्वराज ने अपने 8 कीमती कृपाणों को साफ कर दिया। माउंटेन मोनार्क की निगाहों के नीचे उसकी आकृति तारों वाले स्वर्ग में गायब हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव राजा के कन्वेरल समारोह में इतनी शानदार और भयावह क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। वह अचानक धूमकेतु की तरह उभरा था, जिससे अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं पर तीव्र दबाव पड़ रहा था। नोट:
हम इस बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि धूमकेतु का विवरण एक साधारण उपमा नहीं है, बल्कि चीनी विश्वास के लिए एक संकेत है कि धूमकेतु आपदा के शगुन हैं जो पृथ्वी पर घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। उनमें से कई वास्तव में शुरू में योजना से पहले ही सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गए। सभी अर्जुन देव का पीछा करने के लिए, जिन्हें एज़ियो ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया था, मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद फिर से उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। इस मामले का असर यहीं तक सीमित नहीं था। इन लोगों के एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में जाने की खबर पहले से फैलने के बाद कुनलुन महाद्वीप में एक प्रवृत्ति बन गई। जो कोई भी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंचता था, वह एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में जाता था। प्रतिभाओं के इस युग में फलता फूलता तीक्ष्णता हर जगह दिखाई दी। देवता क्षेत्र में देवताओं का राष्ट्र विश्वास से बनी सुनहरी शक्ति के विशाल समुद्र पर बैठा था। महलों ने जगह भर दी, सितारों ने आसमान को सजाया। कृषिव देवता जाति के सर्वोच्च प्राणी, स्वर्ग को त्यागने वाले देवता संप्रभु के साथ मिल रहे थे। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और देवता संप्रभु से उसके लिए एक देवता की मूर्ति बनाने के लिए कहा। आप एक मार्शल सम्राट भी नहीं हैं और आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विश्वास की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन झूठे मार्शल सम्राटों की तरह होंगे जो जीवन भर देवता की मूर्तियों का उपयोग करके आगे बढ़े। इसके बारे में अपने लिए सोचो। यदि आप वास्तव में दिव्य पुत्र के रूप में अपनी पहचान को छोड़ने की हद तक बदला लेना चाहते हैं, तो मैं अपनी साधना के 1000 साल बर्बाद कर दूंगा और विश्वास की शक्ति का उपयोग करके आपको एक मार्शल सम्राट के रूप में खड़ा कर दूंगा, जो वर्तमान अर्जुन देव को एक चाल से हराने में सक्षम होगा। स्वर्ग ने देवता संप्रभु को त्याग दिया। उसका असली शरीर सुनहरी रोशनी में घिरा हुआ था। उसके पीछे आकाशों की भीड़ दिखाई दी। अरबों सामान्य प्राणी इन स्वर्गों में रहते थे, हर दिन प्रार्थना करते थे, उसे विश्वास की एक अंतहीन धारा प्रदान करते थे। कृषिव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, उसके नाखून उसके मांस में खोद रहे थे। खून बह निकला। लंबे समय बाद ही उसका दिल शांत हुआ। कृषिव अपनी गलती जानता है। मैं अपने हाथों से मिले अपमान का बदला चुकाऊंगा। स्वर्ग के देवता संप्रभु को छोड़ने से संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। यह अच्छा है कि आप अपनी गलती जानते हैं। आपको एक मार्शल सम्राट की खेती देना व्यर्थ है। एक व्यक्ति की खातिर अपनी क्षमता को खत्म करना सबसे मूर्खतापूर्ण काम है जो आप कर सकते हैं। इसे ले लो। स्वर्ग के एक झटके के साथ देवता संप्रभु के हाथ को छोड़कर सुनहरी रोशनी के साथ चमकता हुआ एक गुप्त मैनुअल कृषिव की ओर उड़ गया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी निषिद्ध। कृषिव को गुप्त मैनुअल मिला। गुप्त मैनुअल के कवर पर असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी शब्द थे। यह असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की तरह लग रहा था जो बाहर घूम रहा था, सिवाय इसके कि अंत में लिखे गए आकर्षक निषिद्ध शब्द थे जो अंतर की भावना देते थे। यह पूरी तरह से असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी है, जो हमारी देवता जाति की एक निषिद्ध तकनीक है। जो बाहर घूम रहे हैं वे सिर्फ अधूरे संस्करण हैं। स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु के यह कहने के बाद उन्होंने कृषि को 2 और गुप्त मैनुअल दिए। पहले मैनुअल की तरह इन गुप्त मैनुअल में सभी रक्त में लिखे गए निषिद्ध शब्द थे। एक थी खेती की तकनीक, अमर देवता संप्रभु शरीर, और दूसरी तलवार तकनीक, स्वर्ग बुझाने वाली तलवार कला। कल सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में जाओ। उस जगह के अलावा कोई अन्य अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान आपको इन 3 निषिद्ध तकनीकों को यहाँ की तुलना में तेजी से विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकता है। कृषिव ने ध्यान से 3 निषिद्ध तकनीकों को दूर रखा और चुपचाप चला गया। स्वर्ग ने देवता संप्रभु को त्याग कर राहत की सांस ली। दिव्य पुत्र अभी भी दिव्य पुत्र था, वह कभी नहीं बदला। सुबह सुबह जब कृषिव अकेले प्रस्थान करने वाला था, तो वह एक कोने में मुड़ गया और दिव्य पुत्री सिद्धिराम्या और 13 रखवालों के पास भाग गया। मैं तुम्हारे साथ सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। हम दिव्य पुत्र के साथ सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में भी जाने को तैयार हैं, 13 रखवालों ने एक स्वर में कहा। एक पल की झिझक के बाद कृषिव के भ्रमित चेहरे ने आखिरकार एक मुस्कान प्रकट की। सुप्रीम स्काई सिटी की सबसे बड़ी सराय में नीले वस्त्र और पीठ पर तलवार पहने एक युवक ने अपने कप में शराब निकाल दी। फिर उसने शराब के लिए कुछ पैसे पीछे छोड़ दिए। आधे नशे में और आधे शांत अवस्था में वह बुदबुदाया,
यह सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में जाने का समय है। हर किसी की अपनी कहानी थी, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थीं। प्रतिभाओं के इस युग में मुश्किल समय ने कई नायकों को बनाया। ये तथाकथित उत्कृष्ट प्रतिभाएं, यदि उनके पास संयमित हृदय नहीं होता और एक बार असफल होने के बाद अपनी इच्छाओं का पीछा करना छोड़ देते हैं, तो उनके पास केवल एक अयोग्य प्रतिष्ठा होती। सैकड़ों या हजारों बार खुद को संयमित करने के बाद भले ही वे 100 लड़ाइयां हार जाएं, उनका दिल नहीं बदलेगा। उत्कृष्ट प्रतिभा का शीर्षक हमेशा उनका रहेगा। इस महान युग के पर्दे पहले ही खुल चुके थे। मंच पर कहानी के उतार चढ़ाव थे। जैसे जैसे यह ऊपर उठता और गिरता, यह इस महान युग में एक भव्य और राजसी दृश्य लाएगा। उत्कृष्ट प्रतिभाएं अभी भी आसपास थीं। मंच पर एजियो ड्रैगन किंग वास्तव में पहले कभी अकेले नहीं थे। महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंचने के बाद अर्जुन देव को सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सबसे योग्य उत्कृष्ट युवा होना चाहिए था। हालांकि 3 पवित्र गुरुओं के तार खींचने के साथ उन्होंने उसे कुनलुन महाद्वीप से दूर उजाड़ स्वर्गीय स्टार द्वीप पर फेंक दिया। फिर भी विभिन्न जातियों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज थे, पहले से ही एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में चली गईं। वे अर्जुन देव से अलग दिशा में चले गए, फिर से मिलने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यदि कोई सर्वोच्च प्राणी होता जो भाग्य की बिसात को देख सकता था, तो उसे पता चलेगा कि एक दूसरे से दूर जाने वाली 2 रेखाएं एक गोले के एक बिंदु से शुरू हुईं। आधे रास्ते में यात्रा करने के बाद वे एक पूरा घेरा बनाते थे और फिर से मिलते थे। बैंगनी ड्रैगन के आकार की युद्ध पोत पर अर्जुन देव को नहीं पता था कि उनके राजा सम्मेलन समारोह में उनके प्रदर्शन के कारण उन्होंने कुनलुन महाद्वीप की युवा पीढ़ी में बदलाव की शुरुआत की थी। फिलहाल वह और सुशांत युद्धपोत के कमान पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने बादलों को अपने पास से गुजरते देखा, वे बातचीत करने लगे। जिसके बारे में बोलते हुए, आप परिवहन संरचना का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे परिवहन संरचनाएं हैं जो सीधे मध्य प्रांत में प्राइमल कैओस डोमेन से जुड़ती हैं। हेवनली स्टार आइलैंड पर जाने के लिए किसी को देवलोक डोमेन छोड़ना पड़ा, प्राइमल कैओस डोमेन और येलो सॉइल डेमिनिक गार्डन को पार करना पड़ा और फिर अराजक राक्षसी सागर में नेविगेट करना पड़ा। वहां से एक ने पश्चिम की ओर जाना जारी रखा, महान असीम महासागर को पार किया और स्वर्गीय स्टार द्वीप पर पहुंचने से पहले कई द्वीपों और समुद्रों को पार किया। यहां तक कि पीकिंग ग्रेड युद्धपोत के साथ भी पूरी गति से लगातार उड़ान भरने के साथ अर्जुन देव और उनके समूह को अभी भी 3 से 4 महीने की यात्रा के समय की आवश्यकता होगी। एक ऋषि ग्रेड युद्धपोत को 2 गुना समय लगेगा। आधे साल बाद भी वे नहीं पहुंचेंगे। यदि समूह ने परिवहन गठन का उपयोग किया और प्राइमल कैओस डोमेन से प्रस्थान किया, तो वे 2 महीने बचा सकते थे। अतीत में वास्तव में एक परिवहन संरचना थी जो सीधे हेवनली स्टार द्वीप पर मार्शल गॉड पैलेस से जुड़ी हुई थी। दुर्भाग्य से किसी कारण से परिवहन संरचना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा उस जगह को मार्शल गॉड पैलेस द्वारा व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया था। इसलिए परिवहन गठन उतना ही अच्छा था जितना कि कोई नहीं था, यह पहले से ही पूरी तरह से बेकार था। सुशांत लैन इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि अर्जुन देव क्या सोच रहे हैं और ऊपर से उड़ने के लिए बैंगनी ड्रैगन के आकार की युद्धपोत का उपयोग कर रहे हैं। सामने से हवा चली, जिससे अर्जुन देव के बाल उखड़ गए। जैसे ही उसने दूर से देखा, आकाश बर्फ की तरह सफेद था। हालांकि इस शुद्ध सफेद रंग के पीछे बहुत सारा अंधेरा और गंदगी छिपी हुई थी। स्वाभाविक रूप से इतने सारे एस्ट्रल कोर खरीदकर और युद्धपोत का उपयोग करके सीधे हेवनली स्टार आइलैंड की ओर जाने की उनकी योजना थी। अर्जुन देव को नहीं पता था किसी मोनार्क के पुराने गार्डों ने उनके लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन सुप्रीम स्काई संप्रदाय में उसे खुले तौर पर मारने की उनकी योजना के आधार पर उन्हें यकीन था कि उनके पास एक बैकअप योजना थी। यदि उनके समूह ने मूल योजना का पालन किया और परिवहन गठन का उपयोग किया, तो उनका मानना था कि उन्हें दूसरे पक्ष के हमलों का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता, तो वे अपना मार्ग भी बदल सकते थे। यह बस कुछ समय बर्बाद कर रहा था। सौभाग्य से अर्जुन देव इस समय का उपयोग अपने द्वारा उपभोग की गई 10 स्पिरिट नसों की ऊर्जा को पूरी तरह से पचाने के लिए कर सकते थे, जिससे उनकी साधना स्थिर हो जाती थी। बेशक वह अभी के लिए सुशांत को यह नहीं बता सकते थे।
उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, चलो आपके बारे में बात करते हैं। क्या आप कृषिव के नायकों के सम्मेलन का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में व्यस्त नहीं थे? तुम मेरे पीछे क्यों आए? सुशांत बेप्सी से मुस्कुराए। राजा सम्मेलन समारोह में आपके द्वारा कृष्ण को आधा काटने के बाद उनकी प्रतिष्ठा सबसे नीचे गिर गई। स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद उनका हीरोज कन्वेंशन गिर गया। कोई भी भाग नहीं लेगा। जब अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा तो यह समझ में आया। उस समय कृषिव की प्रतिष्ठा फल फूल रही थी। युवा पीढ़ी के बीच उनकी बराबरी का पता लगाना मुश्किल होता। कुनलुन महाद्वीप के किसान तुलना के लिए एक मानक के रूप में कृषि का उपयोग करते थे जब वे इस बारे में बात करते थे कि एक व्यक्ति कितना शक्तिशाली था, यहाँ तक कि यह भी चर्चा करते थे कि वह व्यक्ति कृषिव के खिलाफ कितने कदम उठाएगा। हालांकि एकमात्र वर्ष के भीतर अर्जुन देव ने पहले कृषि को स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में अपमानित किया था, फिर राजा सम्मेलन समारोह में उन्हें आधा काट दिया था। इनके साथ कृषिव की प्रतिष्ठा नीचे गिर गई। इस तरह की प्रतिष्ठा के साथ हीरोज कन्वेंशन का आयोजन सिर्फ खुद का मजाक बना देगा। सुशांत लैन ने एक निराश अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर उन्होंने कहा, मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं क्योंकि मैं एक नीला ड्रैगन बांस स्क्रॉल लिखना चाहता हूं। पिछले 1 साल से मैंने हर जगह यात्रा की, खोस्ट डोमेन, फीन डोमेन, कॉर्प्स डोमेन और यहां तक कि विशाल स्वर्गीय तारों वाला महासागर भी। मुझे ठंडा कंधा दिया गया, यहां तक कि मजाक और उपहास भी। मुझे अतीत में बहुत गर्व था। दुनिया के विशेषज्ञों को देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना महत्वहीन था। अपनी ताकत से मैं नायकों पर किताब नहीं लिख पाऊंगा। हालांकि राजा सम्मेलन समारोह के बाद मुझे पता चला कि हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं आपका उपयोग केवल एक एज़ियो ड्रैगन बैम्बू स्क्रॉल लिखने के लिए कर सकता हूं। अर्जुन देव को दूसरे पक्ष की साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। वह मुस्कुराया और कहा, आप निश्चित रूप से सीधे हैं। हालांकि मुझे आपको निराश करना होगा। मुझे वास्तव में एज़ियो ड्रैगन बैम्बू स्क्रॉल की परवाह नहीं है और कृषिव की तरह कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। सुशांत को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपने गोरे और सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। एज़ियो ड्रैगन बैम्बू स्क्रॉल केवल हीरोज कन्वेंशन का एक रजिस्टर नहीं है। मैं जो रिकॉर्ड करना चाहता हूं वह शुरू से लेकर अब तक संपूर्ण मार्शल युग है, सभी प्राचीन महिमा, प्राचीन युग का पतन और यह समृद्ध युग। उन्होंने कहा, अगर महत्वाकांक्षा की बात करें तो मेरी महत्वाकांक्षा कृषिव की तुलना में बहुत बड़ी है। आप सहमत हैं या नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूं, इस महान युग का गवाह बनना चाहता हूं, इस उम्र के बारे में लिखना समाप्त करना चाहता हूं। अर्जुन देव ने देखा कि सुशांत लैन का लहजा ईमानदार था, उनके हाव भाव गंभीर थे। वह मदद नहीं कर सका लेकिन कुछ सम्मान महसूस कर सका। सुशांत लैन जो करना चाहते थे वह कुछ ऐसा था जिसे पहले या बाद में कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। एक बड़ा काम जिस पर उन्हें बहुत प्रयास और समय देना होगा, एक चुनौती। अर्जुन देव ने सोचा कि सुंदर पर्वत और नदी चित्रकला में अमर युग के उस शक्तिशाली विशेषज्ञ ने क्या कहा था। जब कोई चीज चरम पर पहुंच गई तो उसमें गिरावट आई। क्लेश से बचना कठिन था। चूंकि अमर युग के साथ ऐसा हुआ था, क्या यह मार्शल युग के साथ होगा? यदि कोई पूरे मार्शल युग के सभी इतिहास को रिकॉर्ड करते हुए एज़ियो ड्रैगन बैम्बू स्क्रॉल लिखता है, तो लोग इससे कुछ खोज सकते हैं। क्लेश से कैसे बचें? यह सट्टा लगता है, लेकिन एक बड़ा क्लेश निश्चित रूप से आएगा। इसमें असीम योग्यता है। अच्छा, यदि वास्तव में ऐसा है तो मैं एज़ियो ड्रैगन बैम्बू स्क्रॉल लिखने में आपकी मदद करने के लिए सहमत हूं। अगर भविष्य में कोई अवसर मिलता है तो मैं एक मार्शल वे चाय पार्टी का आयोजन करूंगा और इस महान युग की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को इकट्ठा करूंगा ताकि आप उनके बारे में लिख सकें। यह सुनकर सुशांत हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतनी जल्दी अपना मन बदल लेंगे, इसलिए उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही सुशांत कुछ और कहने वाले थे, उनकी नज़र अचानक डूब गई। उन्होंने सामने की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि हम जिस पर हैं उससे भी अधिक मजबूत आभा वाला एक युद्धपोत है। यह वर्तमान में तेज गति से हमारी ओर उड़ रहा है। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। यह हमारे अपने लोग हैं।
जल्द ही युद्धपोत में सभी लोग सुप्रीम स्काई संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के अलावा डेक पर इकट्ठा हो गए और उस बड़े युद्धपोत को देखा। यह ड्रैगन गेट का युद्धपोत है। जब युद्धपोत पास आया और 18 महान पाल स्पष्ट हो गए तो किसी ने तुरंत जहाज के चारों ओर उकेरे गए एजियो ड्रैगन और ड्रैगन के गेट के लिए अद्वितीय बैनर को पहचान लिया। हे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग बाहर आएंगे और इस मोटे भगवान का स्वागत करेंगे। आप सभी बहुत विनम्र हैं। ड्रैगन गेट के युद्धपोत पर धवन शर्मा और भगवान नवेश्वर अगल-बगल खड़े थे। वह आदमी यहाँ क्यों है? चंचल ने पूछा। उसने धवन शर्मा को पहचान लिया और उसकी उपस्थिति को अजीब पाया। धवन शर्मा ने हंसते हुए कहा, क्यों? यह मोटा भगवान यहाँ नहीं हो सकता? यह फैट लॉर्ड्स एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन पहले से ही प्रसिद्ध है। हम अपने प्रयासों में योगदान करने के लिए हेवनली स्टार आइलैंड की महिमा के लिए एक शाखा खोलने के लिए हेवनली स्टार आइलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई अर्जुन देव, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। इस भाषण ने सभी को स्तब्ध कर दिया। धवन शर्मा इस वेंचर को बहुत गंभीरता से लेते नजर आए। यहां तक कि सुशांत भी यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, हेवनली स्टार आइलैंड अपने चारों ओर कई संसाधनों के साथ बहुत दूर और उजाड़ है। हालांकि किसी भी व्यापार मार्ग में यह शामिल नहीं है। अगर इतना बड़ा व्यापारी संघ आता है तो यह बहुत मददगार होगा। यामिनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लगता है कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। यह मोटा चाचा वास्तव में काफी सक्षम है। बाकी लोगों के जाने के बाद फैटी ने सावधानी से अर्जुन देव को सच बता दिया। मैं वहां नहीं चल सकता। आपके राजा सम्मेलन समारोह के बाद किसी ने मेरे सभी मुख्यालयों और शाखाओं को तोड़ दिया। इन लोगों ने यहां तक कहा कि हमें एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के साइन बोर्ड को लटकाने की अनुमति नहीं है। अन्यथा हर बार जब वे इसे देखेंगे तो वे इसे तोड़ देंगे। यह मोटा भगवान एक जिद्दी व्यक्ति है। चूंकि उन्होंने कहा कि मुझे इसे लटकाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं इसे और भी लटका दूंगा। अंत में, जैसा कि उन्होंने कहा, हर बार जब मैंने इसे लटका दिया तो किसी ने इसे तोड़ दिया। अर्जुन देव का चेहरा ठंडा पड़ गया। यह किसने किया? यह 3 संप्रभु कुलीन कुलों के लोग थे। मिस राहुल कुछ नहीं कर पाईं। उसने मुझे फिर से पैसे दिए, एक मोटी रकम। फिर उसने मुझे अपने साथ स्वर्गीय स्टार द्वीप जाने के लिए कहा। उन 3 संप्रभु कुलीन कुलों के लोग अर्जुन देव के राजा कन्वेरल समारोह के रास्ते में उनका पीछा करते रहे। चूंकि वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी निराशा उसके दोस्त पर निकाल दी। वे वास्तव में ओवरबोर्ड जा रहे थे। अर्जुन देव ने धवन शर्मा को सांत्वना देते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ हेवनली स्टार आइलैंड पर चलो। आइए देखें कि मेरी प्रदत्त भूमि पर एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन पर साइन बोर्ड को तोड़ने की हिम्मत कौन करता है। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के साइन बोर्ड को तोड़ दिया, किसी दिन हम उनकी मान सहित उन्हें तोड़ देंगे। धवन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका शब्द ही काफी है। हालांकि मिस राहुल वास्तव में विचारशील हैं। उसने मुझे जो राशि दी वह उल्लेखनीय रूप से बहुत बड़ी है। इसके अलावा सभी प्रकार के संसाधन थे। मैं उन सभी को अपनी स्थानिक अंगूठी में नहीं रख सका। इसलिए हमने उन्हें ड्रैगन गेट के युद्धपोत के स्टोर रूम में रख दिया। कितना वसायुक्त कोई व्यक्ति था जो पैसे के लगातार संपर्क में था। अगर उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा था, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ था। फैटी ने फुसफुसाने से पहले चारों ओर देखा, कुल 100 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के। उन्होंने कहा कि यह राशि आपके लिए नायर कबीले का समर्थन है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। 100 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के। अर्जुन देव गुप्त रूप से अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सके। यह उतना आसान नहीं था जितना राहुल ने इसे बनाया था। इस तरह की खगोलीय राशि शायद पिछले 10,000 वर्षों से नायर कबीले की बचत का 10वां हिस्सा थी। भले ही अर्जुन देव अपने राजा के कन्फ्यूजन समारोह में सफल हो गए, लेकिन नायर कबीला इतना बड़ा समर्थन नहीं देगा। यह एक ऐसी राशि थी जिसने कबीले की नींव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। एकमात्र स्पष्टीकरण खुद राहुल के पास था।
यह लड़की उसके लिए इतनी अच्छी क्यों थी? तो क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? यदि आपको आवश्यकता हो तो मैं पहले आपको आधा आवंटित कर सकता हूं। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और उत्तर दिया, आप पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों और आपकी क्षमताओं के साथ एज़्योर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन निश्चित रूप से फिर से उठेगा। प्राइमल कैओस डोमेन में नीलव्रत को एक संदेश मिला, घात लगाकर हमला विफल रहा। अर्जुन देव परिवहन संरचना से नहीं निकले। इसके बजाय वह अपने युद्ध पोत पर सीधे हेवनली स्टार आइलैंड चला गया। नीलव्रत ने एक आदेश के साथ जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए बुदबुदाया, योजना रद्द करें। किसी भी बदलाव के लिए चुपचाप निरीक्षण करें। ड्रैगन गेट युद्धपोत बैंगनी ड्रैगन के आकार के युद्धपोत से भी तेज था। जब से धवन शर्मा ड्रैगन गेट के युद्धपोत को वापस लेकर आए थे, तब से सभी ने उसमें ट्रांसफर कर दिया। समूह ने 1 महीने के लिए जल्दबाजी की गति से यात्रा की, प्राइमल कैओस डोमेन को पार किया और पीली मिट्टी राक्षसी उद्यान में पहुंचे। अर्जुन देव की उम्मीदों के विपरीत यात्रा शांतिपूर्ण थी। जैसे ही समूह ने पीली मिट्टी राक्षसी उद्यान को पार किया, उन्हें किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। वे बिना किसी समस्या के अराजक राक्षसी सागर में पहुंचे। अर्जुन देव के पास अराजक राक्षसी सागर की कई यादें थीं। उसने सोचा कि याओ यान कैसा कर रहा था। इससे पहले उसने एक आदिम सम्राट खजाने सी मोनार्क पैलेस को पूरी तरह से समझने के लिए 9 मार्शल सम्राटों के बलिदान पर भरोसा किया था। इन 9 वरिष्ठों ने अपने जीवन का उपयोग जंजीरों को जकड़ने के लिए किया, जंजीरें जो मेफॉक रेस को पुनर्जीवित करेंगी। अब याओ यान को मेफॉक महारानी का खिताब दिया गया था। उसने एक आदिम सम्राट खजाना सी मोनार्क पैलेस, मेफॉक रेस का खजाना, थॉर्न सॉवरेन सर्कल, साथ ही अन्य सम्राट ग्रेट गुप्त खजाने का उपयोग किया था जिसका उपयोग सी मोनार्क ने किया था, समुद्री सम्राट राजदंड, वेव बूट्स का पीछा करना और अन्य। याओ यान की खेती निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि वह अब कितनी मजबूत है। सामने धवन शर्मा ने पहले से ही उत्साह से ड्रैगन गेट के युद्धपोत को पानी में गिरा दिया और उसे लंगर डाल दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ लहराए और सभी को जहाज पर बुलाया। जब समुद्र में होते हैं तो युद्धपोत आमतौर पर पानी पर यात्रा करते थे। सबसे पहले यह कुछ ऊर्जा बचा सकता है। दूसरे, समुद्री धाराएं थीं। इन धाराओं के उचित उपयोग के साथ वे उड़ने की तुलना में कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक कि 10 गुना तेज। मैंने सुना है कि मेफॉक रेस की रहस्यमय साम्राज्ञी की भाई देव के साथ घनिष्ठ मित्रता है। चूंकि हम पहले से ही अराजक राक्षसी सागर में हैं, क्या भाई देव जाकर उससे मिलने जाएंगे, क्योंकि यह रास्ते में है। असुर जाति से कुल 3 लोग आए थे। सुशांत लैन और यामिनी के अलावा एक चुप आदमी था, ये फेंग, जो अब बोल रहा था। यह व्यक्ति आमतौर पर बहुत कम कहता है। अब जब उसने बात करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि वह बता सकता है कि अर्जुन देव आगे बढ़ने में क्यों हिचकिचाते हैं। यामिनी ने खुद से बुदबुदाया, घनिष्ठ दोस्ती का क्या मतलब है? वह बधाई उपहार के रूप में एक सम्राट ग्रेट गुप्त खजाना भी दे सकती है। एक निश्चित स्तर के रिश्ते के बिना यह निश्चित रूप से नहीं होगा। अर्जुन देव ने दूसरी ओर देखा और सवाल को टालते हुए सीधे कहा, चलो चलते हैं। हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। याओ यान शायद अभी भी कड़वाहट से खेती कर रहा था। उसके पास इतने सारे सम्राट ग्रेट गुप्त खजाने थे, यहां तक कि एक आदिम सम्राट खजाना भी। अगर उसने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो ये वस्तुएं देरसबेर छीन ली जाएंगी। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उसे बाधित करने से बचने के लिए यात्रा पर जाना सबसे अच्छा है। समुद्र की सतह पर हवा और लहरें उमड़ पड़ी। अपने मजबूत शरीर का उपयोग करते हुए ड्रैगन गेट का युद्धपोत लहरों के माध्यम से कटा हुआ और आगे की यात्रा की। यह बहुत स्थिर रूप से चला गया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अर्जुन देव एक अन्य साधना कक्ष में पालथी मारकर बैठ गए, अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करना जारी रखने के लिए बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की 7वीं परत को प्रसारित कर रहे थे जिसे उन्होंने अभी तक पचा नहीं पाया था। 10 पीक स्पिरिट नसों में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अत्यंत विशाल मात्रा होती है जो एक नियमित कृषक के लिए अर्धसम्राट तक सभी तरह से खेती करने के लिए पर्याप्त होती है। हालांकि
अर्जुन देव के लिए महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज में जगह बनाने के लिए यह मुश्किल से ही पर्याप्त था। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के साथ वह पहले से ही अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा को पचा चुका था, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहा था। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन द्वारा एक महान चक्र बनाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक कौरगंदी क्यूई थूक दी। यह क्यूई एक लंबे तीर की तरह था और बहुत ठोस दिखाई देता था, लंबे समय तक बना रहता था। अर्जुन देव महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से कुछ दूरी पर थे। उसे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 8वीं परत को तोड़ने की जरूरत थी। इस तरह वह तेजी से महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को प्राप्त कर सकता है, अर्ध सम्राट का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, सम्राट की सीमा तक पहुंच सकता है और दुनिया में जबरदस्त प्रभाव वाला व्यक्ति बन सकता है। एक विचार के साथ एक अर्ध सम्राट हवा और बादलों को उत्तेजित कर सकता है, प्राकृतिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, एक ग्रैंड मास्टर की हवा को वापस ले सकता है जो उनके हर आंदोलन में प्रवेश करता है, उनके दिलों में। जब अर्जुन देव अर्ध सम्राट के पास पहुंचेंगे तभी उनके पास वास्तव में स्वर्गीय ताराद्वीप पर अपनी रक्षा करने की शक्ति होगी। अर्जुन देव खड़े हो गए और सोचने लगे। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति और इसे हल करने के तरीके पर विचार किया। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी समाधान अर्ध सम्राट की ओर इशारा करते हैं। युद्धपोत पर एक सुप्रीम स्काई संप्रदाय सुप्रीम एल्डर होता है। शायद मुझे जाना चाहिए और कुछ सलाह लेनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे बाधित करूंगा, अर्जुन देव ने कुछ झिझकते हुए कहा। इस बुजुर्ग के परिवार का नाम सेना था और उसका दिया गया नाम कुमार था। वह सुप्रीम स्काई संप्रदाय का एक प्राचीन व्यक्ति था जो 1000 साल तक जीवित रहा। वह पहले से ही कई 100 वर्षों के लिए अर्ध सम्राट में रुक गया था। कुमार सेना एक अर्ध सम्राट था जिसकी अत्यंत गहरी खेती थी, यहां तक कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु से भी अधिक मजबूत थी। हालांकि वह क्षमता के मामले में हार गए। मैं भी पूछने की कोशिश कर सकता हूं। जीवन प्रदान मंत्र। अर्जुन देव ने अपनी 10 अंगुलियों को हिलाया और हवा का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ कक्ष के बाहर एक क्लोन बनाया जहां एल्डर सेना थी। अर्जुन देव के लिए हवा से बाहर क्लोन बनाना आसान था। हालांकि ऐसे क्लोनों में कोई युद्ध कौशल नहीं था। यह एक महत्वहीन मार्शल शिष्य को भी हराने में सक्षम नहीं होगा। बेशक अगर वह कुछ समय बिताने और कुछ सार रक्त का उपयोग करने के लिए तैयार था तो वह अभी भी एक क्लोन बना सकता है जिसमें कुछ युद्ध कौशल था, इसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पोषण करने के बाद। हालांकि अर्जुन देव सिर्फ दरवाजा खटखटाने और कुछ सवाल पूछने के लिए इस क्लोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इतनी परेशानी में जाने की जरूरत नहीं थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। अर्जुन देव के क्लोन ने धीरे से 3 बार दरवाजा खटखटाया। फिर उन्होंने कहा, बड़े सेना, जूनियर अर्जुन देव सीनियर से कुछ सलाह लेना चाहते हैं। क्या आपको इसके लिए समय देना चाहिए? हाँ। यह बूढ़ा आदमी पहले से ही लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप बाद में आते तो मैं अपनी गरिमा को नीचे रख देता और आपको खोजने के लिए नीचे आता। कमरे से लापरवाह हंसी आ रही थी। अर्जुन देव खुश हुए और जल्दी से उछल पड़े। फर्श को छुए बिना वह स्वास्थ्य लाभ कक्ष में उड़ गया। उसने अपना क्लोन तितर बितर कर दिया और प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोल दिया। स्वास्थ्य लाभ कक्ष काफी विशाल था, जो आगे और पीछे में विभाजित था। सामने एक पूरी तरह सुसज्जित चाय का कमरा था और पीछे एक खेती का कमरा था। एल्डर सेना ने पहले ही कुछ अच्छी चाय बना ली थी और चाय की मेज पर बैठ गई थी। जब उन्होंने अर्जुन देव को आते देखा तो वे खड़े होकर उनका स्वागत किया। अर्जुन देव के आसन ग्रहण करने के बाद उन्होंने एल्डर सेन से मिलने के अपने उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। एल्डर सेना द्वारा चाय का नमूना लेने के बाद उन्होंने इत्मीनान से कहा, जब संप्रदाय गुरु ने मुझे आने के लिए कहा तो हेवनली स्टार द्वीप पर किले को पकड़ने में आपकी मदद करने के अलावा मेरा एक और उद्देश्य है, आपको अर्ध सम्राट के माध्यम से तोड़ने के लिए कुछ तरकीबें सिखाने के लिए। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। ऐसे में अर्जुन देव समारोह में खड़े नहीं होंगे। क्या मैं एल्डर सेना से पूछ सकता हूं, अर्ध सम्राट क्या है? इसमें और महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज और मार्शल एम्परर में क्या अंतर है?
एल्डर सेन ने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया और कुछ देर के लिए सोचा, इस बात पर विचार किया कि इसे कैसे समझाया जाए ताकि अर्जुन देव को निष्पक्ष रूप से समझ में आ सके कि अर्धसम्राट क्या होता है। थोड़ी देर बाद एल्डर सेना ने अपना मुंह खोला और कहा, अर्धसम्राट। आप इसे एक पुल के रूप में मान सकते हैं, एक पुल जो महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को मार्शल सम्राट से जोड़ता है। जब आप इस पुल का निर्माण पूरा कर लेंगे तो आप सफलतापूर्वक मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा के लिए एक अर्धसम्राट रहेंगे। एक अर्धसम्राट की खेती पुलों को पाटने की एक प्रक्रिया है। पुलों के विभिन्न गुण हैं। सामग्री जितनी बेहतर होगी, स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। यही कारण है कि जब लोग मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़ते हैं तो उनकी ताकत एक दूसरे से भिन्न होती है। इसका कारण ठीक यही है। पुल बनाना। ऐसा अद्भुत वर्णन सुनकर अर्जुन देव आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस बूढ़े आदमी के शब्दों ने कई बातें समझाईं। तुलना के तौर पर एक पुल का इस्तेमाल करके उन्होंने अर्जुन देव के कई सवालों के जवाब दिए। महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज और मार्शल सम्राट के बीच एक विशाल खाई थी। जो लोग इस खाई के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे और उस बिंदु तक चल सकते थे जहां वे अब आगे नहीं बढ़ सकते थे, वे इस पुल को बनाने के लिए योग्य थे, एक अर्धसम्राट। अन्यथा कोई सिर्फ एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि होगा, न कि अर्धसम्राट। इस पुल का निर्माण समाप्त करने और इस खाई को पार करने के बाद कोई भी अर्ध को हटा सकता है और एक सम्राट कहा जा सकता है। अर्जुन देव ने खुद का मूल्यांकन करने के लिए इस मानदंड का उपयोग किया और पाया कि वह इस खाई के अस्तित्व को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं। वह उस पुल का निर्माण शुरू करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। आपकी वर्तमान खेती को देखते हुए आपको उस विशाल खाई को देखने में सक्षम होना चाहिए, भले ही मुश्किल से, है ना? एल्डर सेना ने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ने उसकी आंखों को स्लिट में बदल दिया। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं इसे नहीं देख सकता। मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। जब एल्डर सेना ने यह सुना तो उनकी अभिव्यक्ति अनैच्छिक रूप से बदल गई। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को आकार दिया, वह बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? यद्यपि आप अभी अभी महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के लिए उन्नत हुए हैं, आपके स्वर्गीय ऋषि कानून विलक्षण और घने हैं। उनमें से संख्या लंबे समय से ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की सीमा तक पहुंच गई है, 5000 से अधिक अंगूठियां। ऐसा क्यों है कि आप अभी भी खाई को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं? वास्तव में अर्जुन देव इस खाई को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके, थोड़ा सा भी नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि वह इस विशाल खाई से कितनी दूर है। कुछ देर तक खुद से बुदबुदाने के बाद एल्डर सेना मुस्कुराई और कहा, इसका आपकी साधना तकनीक से कुछ लेना देना होना चाहिए। यह एक अच्छी बात है। एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का संचय जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर पुल बनाया जा सकता है। आपका पुल असाधारण होना तय है। अर्जुन देव ने इस विषय को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया और पूछा, पुल की सामग्री क्या है? हम अच्छे और बुरे में अंतर कैसे कर सकते हैं? एल्डर सेना ने कहा, खेती ही नींव है। स्वर्गीय ऋषि कानून निश्चित रूप से मुख्य सामग्री है। स्वर्गीय ऋषि कानून जितने मजबूत होते हैं, वे उतने ही सघन होते हैं, उनके परिवर्तन से गुजरने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, शायद ड्रैगन और फीनिक्स में भी, जो पुल बनाने के लिए दिव्य सामग्री का उपयोग करने जैसा होगा। स्वर्गीय ऋषि कानून बदल सकते हैं? यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने इस बारे में सुना था। महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों में से कोई भी इससे मिलने में कामयाब नहीं हुआ था। स्वाभाविक रूप से वे कर सकते हैं। हालांकि प्राचीन काल से जो लोग इस परिवर्तन को ट्रिगर कर सकते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ रहे हैं। असाधारण उच्च प्रतिभा के बिना यह असंभव होगा। यह बोलते समय एल्डर सेना को अचानक प्रबुद्ध महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आपकी साधना अब इतनी गहरी क्यों है और आपने अभी तक इस विशाल खाई को महसूस क्यों नहीं किया है। परिवर्तन, इसका उत्तर परिवर्तन है। यह अब प्रतिभाओं का महान युग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का बैच आपके स्वर्गीय ऋषि कानूनों को बदलने में सक्षम है।
एक बार जब परिवर्तन सफल हो जाता है तो आप खाई के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम होंगे। परिवर्तन। बुजुर्ग सेना, क्या आप जानते हैं कि परिवर्तन को कैसे प्रेरित किया जाए? एल्डर सेन का स्पष्टीकरण सुनकर अर्जुन देव खुश हो गए। उसने प्रत्याशा से भरा अपना प्रश्न पूछा। एल्डर सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि परिवर्तन कैसे लाया जाए। हालांकि मेरे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है। परिवर्तन सही परिस्थितियों के एक साथ आने का सहज परिणाम है। यह मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना होता है। यदि आप गलतियां करने से बचना चाहते हैं तो आप प्राचीन प्रधान अवशेषों में खोज करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राचीन युग के दौरान अनगिनत विशेषज्ञ अपने स्वर्गीय ऋषि कानूनों को बदलने में सक्षम थे। सही परिस्थितियां एक साथ आ रही हैं, मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना हो रही हैं। यह बहुत अस्पष्ट था। सही दिशा को इंगित करने के लिए पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड की खोज करना सबसे अच्छा था। यह तरीका तेज होगा। एक बार जब हेवनली स्टार आइलैंड में चीजें सुलझ गईं, तो अर्जुन देव लोगों को इस बारे में जानकारी लेने के लिए भेजते थे, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें नीलामी, बाजारों और सूचना दलालों से परिवर्तन के बारे में बात करने वाले कोई गुप्त मैनुअल मिल सकते हैं। बूम! जैसे ही दोनों खुशी से बातें कर रहे थे, युद्धपोत अचानक तीव्रता से कांपने लगा। अर्जुन देव और एल्डर सेना अडिग रहे। हालांकि कमरे में कुछ सामान इधर उधर बिखर गए और बिखर भी गए। ड्रैगन गेट के युद्धपोत के वजन और उस पर संरचनाओं को देखते हुए नियमित लहरें और हवाएं युद्धपोत को हिलाने में सक्षम नहीं होंगी। अर्जुन देव के हाव भाव सम ही रहे। वह खड़ा हुआ और कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हुआ। अगर यह एक ऐसी समस्या है जिसे मैं सुलझा नहीं सकता, तो मुझे उम्मीद है कि एल्डर सेना मदद करने में सक्षम होगी। तो चलिए चलते हैं। यह बूढ़ा आदमी वह सब करेगा जो वह कर सकता है। एल्डर सेना के हाव भाव गंभीर हो गए और उन्होंने जरा भी देर नहीं की। बूढ़े भाई अर्जुन देव, कुछ हुआ? हम गहन जल संप्रदाय के लोगों से घिरे हुए हैं। दोनों रिकवरी रूम से बाहर ही निकले थे कि धवन शर्मा घबराहट की हालत में दौड़े और घबराते हुए चिल्लाए। गहन जल संप्रदाय स्वर्गीय तारों वाले महासागर की सीमा पर था, जिसका अर्थ था कि ड्रैगन गेट का युद्धपोत पहले ही अराजक राक्षसी सागर से निकल चुका था। यदि वे 1 या 2 महीने तक पश्चिम की ओर बढ़ते रहे तो वे हेवनली स्टार द्वीप तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन देव ने एक बार संप्रदाय गुरु की आंखों के सामने ही गहन जल संप्रदाय के एक शिष्य का वध कर दिया था। जब वह इस क्षेत्र से गुजरता था तो संप्रदाय निश्चित रूप से उसे बाधित करता था। हालांकि अर्जुन देव ने विकास को आगे बढ़ाया। हालांकि गहन जल संप्रदाय रैंक 9 संप्रदाय था, लेकिन यह सबसे कमजोर संप्रदायों में से एक था। सुप्रीम स्काई संप्रदाय जैसे विशाल संप्रदाय के साथ इसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। यह स्थान कुनलुन महाद्वीप से बहुत दूर नहीं था। थंडर सॉवरेन के नाम का अभी भी यहाँ कुछ प्रभाव था। गहन जल संप्रदाय अर्ध सम्राट विशेषज्ञों को भेजने की संभावना नहीं थी। जब तक अर्ध सम्राट प्रकट नहीं होते थे, तब तक अर्जुन देव के पास स्थिति को संभालने का एक तरीका था। भले ही दूसरा पक्ष अर्ध सम्राटों को भेजने का साहस कर रहा था, अर्जुन देव अभी भी डर नहीं रहे थे क्योंकि एल्डर सेन बोर्ड पर थे। गहन जल संप्रदाय की ताकत को देखते हुए वे सबसे अच्छे रूप में एक अर्ध सम्राट भेजने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव के शांत व्यवहार पर धवन शर्मा भी शांत हो गए। अर्जुन देव जल्दी से डेक पर गए और चारों ओर देखा। एक किंग ग्रेड युद्धपोत ने ड्रैगन गेट के जहाज के चारों ओर 10 ऋषि ग्रेड युद्धपोतों का नेतृत्व किया। समुद्र की सतह पर अंतहीन लहरें उमड़ पड़ी। ऊर्जा तरंगें बिना बिखरने के हवा में बनी रहीं। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उनके मन में और भी दृढ़ हो गए। दूसरे पक्ष को ड्रैगन गेट के युद्धपोत को विस्फोट करने के लिए प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों का उपयोग करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इच्छित प्रभाव प्राप्त नहीं किया। कुछ तीव्र झटकों के अलावा ड्रैगन के गेट का युद्धपोत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था। एज्यो ड्रैगन किंग, अर्जुन देव को बुलाओ और उसे राजा सम्मेलन समारोह में प्राप्त सभी बधाई उपहारों को सौंपने के लिए कहो, और हमारा गहन जल संप्रदाय आपके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाएगा। वैद्यनाथ चिल्लाया। दूसरे किंग ग्रेड युद्धपोत पर खड़ा होकर उसके सिर के ऊपर एक प्राचीन दर्पण मंडरा रहा था। जतिन और अन्य सभी बहुत पहले डेक पर इकट्ठे हो गए थे।
वे गठन में खड़े थे और इंतजार कर रहे थे। सुशांत लैन सबसे आगे खड़े थे और मुस्कुराते हुए बोले, आप सच में बड़ी बात करते हैं। हमारे पैरों के नीचे युद्धपोत ड्रैगन गेट का युद्धपोत है। एक सम्राट ग्रेड युद्धपोत की अनुपस्थिति, कोई भी किंग ग्रेड युद्धपोत इसे दबा नहीं सकता है। आपको लगता है कि अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो आप हमें ब्लॉक कर सकते हैं? बस एक महत्वहीन गहन जल संप्रदाय एज़ियो ड्रैगन किंग को लूटने की कोशिश करने की हिम्मत करता है, जिसे मार्शल गॉड पैलेस का थंडर सॉवरेन पसंद करता है। वैद्यनाथ, आपको अपना साहस कहां से मिलता है? अर्जुन देव ने चलना बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुशांत इतने बोल्ड होंगे, इसलिए उसने पहले चुपचाप निरीक्षण करने का फैसला किया। क्या तेज जीभ है? इस युद्धपोत को विस्फोट करो। आइए देखें कि वह हेवनली स्टार आइलैंड कैसे जाने वाला है। जब वैद्यनाथ ने सुशांत लैन के सख्त रुख को देखा तो वह शर्मिंदा महसूस करने में मदद नहीं कर सका और वह भावना गुस्से में बदल गई। एक बार फिर उसने विभिन्न युद्धपोतों को ड्रैगन गेट के जहाज को गोली मारने का आदेश दिया। विस्फोट गूंज उठे और आसपास के युद्धपोतों से ऊर्जा की नीली किरणें निकली। वे बहुत शक्तिशाली थे, लहरों को हिला रहे थे और पानी के खंभों को आकाश में उड़ा रहे थे। देदीप्यमान प्रकाश अविश्वसनीय रूप से भेदी था। यदि यह एक कल्टीवेटर को मारता है तो एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। पैंग! हालांकि ड्रैगन गेट के युद्धपोत के चारों ओर एक नीला सुरक्षात्मक अवरोध दिखाई दिया। सजावटी ड्रैगन इधर उधर चले गए और क्रूर प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों की किरणों को अवरुद्ध कर दिया। लहरें फैल गईं, जिससे युद्धपोत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। वैद्यनाथ इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह ड्रैगन गेट के युद्धपोत पर फायर करने का आदेश देता रहा। पानी लगातार बढ़ता रहा। जैसे ही प्रकाश की किरणें सुरक्षा कवच से टकराईं, इसकी चमक कमजोर हो गई। अर्जुन देव ने 100 एस्ट्रल कोर निकाले और उन्हें धवन शर्मा को नियंत्रण में जाने और सूखा एस्ट्रल कोर को बदलने के लिए सौंप दिया। प्रतिद्वंद्वी की प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों के पास ड्रैगन गेट के युद्धपोत की सुरक्षा कवच को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। जब तक अर्जुन देव के पास पर्याप्त सूक्ष्म कोर होंगे, तब तक यह नीचे नहीं जाएगा। और इस बिंदु पर अर्जुन देव में सूक्ष्म कोर की कमी नहीं थी। वरिष्ठ भाई वैद्यनाथ, हमने अपने युद्धपोतों के लगभग सभी सूक्ष्म कोर को समाप्त कर दिया है। ड्रैगन गेट का युद्धपोत किंग ग्रेड युद्धपोतों का राजा है, जो राजाओं का राजा है। हमारे लिए इसे नुकसान पहुंचाना असंभव है, बगल में मौजूद एक व्यक्ति ने भद्दे भाव से वैद्यनाथ से कहा। वैद्यनाथ ने बैराज को रोकने के लिए हाथ उठाया। उन्होंने भौंका, मैं व्यक्तिगत रूप से इस रक्षात्मक बाधा को तोड़ दूंगा। गहन जल दर्पण के साथ वैद्यनाथ हवा में उड़ गए और गहन जल छवि को बुलाया। फिर वह तेजी से ड्रैगन गेट के युद्धपोत की ओर उड़ गया। सुशांत ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद को ज्यादा आंकते हैं। उसने डेक से धक्का दिया और हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ते हुए बाहर भी उड़ गया। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने सुशांत को एक कदम आगे बढ़ते हुए देखा था। उन्होंने देखा कि सुशांत लैन की मूवमेंट तकनीक बेहद अजीब थी। असुर रेस कल्टीवेटर टेलीपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। वह अप्रत्याशित रूप से हवा में टिमटिमाता रहा और किसी प्रकार की तत्काल हत्या तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि वैद्यनाथ ने हवा में एम्परर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की तस्वीर को बुलाया, लेकिन वह सुशांत को हरा नहीं सके। जैसे ही प्रोफाउंड रिवर की तस्वीर सामने आई, सुशांत लैन ने इसे कई टुकड़ों में काट दिया, जिससे इस शक्तिशाली एम्परर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर इमेज ने अपनी ताकत खो दी। सुशांत लैन की तलवार इतनी तेज थी कि उन्होंने एक भी परछाई नहीं छोड़ी। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। यह कदम एक तलवार तकनीक प्रतीत होता है, जिसमें अंतरिक्ष का उपयोग किया जाता है। सुशांत लैन की आकृति तलवार का पीछा करती थी, शून्य की सीमाओं के माध्यम से घूमती थी। वह इतना तेज था कि वह कहीं नहीं था, कोई निशान नहीं छोड़ता था। प्रोफाउंड रिवर मिरर के प्रभाव खोने के बाद वैद्यनाथ सुशांत लैन के लिए एक मैच से भी कम थे। 10 से भी कम चालों में सुशांत ने उन्हें काट दिया। उसने वैद्यनाथ की छाती पर एक भयानक घाव छोड़ दिया, जिससे वह लगभग आधा हो गया। सुशांत महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। इसके अलावा असुर जाति की जन्मजात प्रतिभा के साथ
वह अपनी खेती से ऊपर के लोगों से भी लड़ सकता है, जो पुरानी पीढ़ी के एक साधारण महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को मारने में सक्षम है। दोनों की लड़ाई को देखने के बाद अर्जुन देव जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंचे। कमोबेश सुशांत लैन की ताकत का पता लगा रहे थे। सुशांत अपनी तलवार पकड़े हुए खड़े हो गए। अपने चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ उसने बिना किसी विनम्रता के कहा, वैद्यनाथ, इस थोड़ी सी ताकत के साथ आप एजियो ड्रैगन किंग के युद्धपोत को अवरुद्ध करने की हिम्मत करते हैं? आप वास्तव में जीने से थक गए होंगे। आसपास के युद्धपोतों पर कई महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जब वैद्यनाथ युद्धपोत पर उतरे तो उन्होंने चिल्लाया, पहले मार्शल अंकल, क्या आप अभी तक एक कदम नहीं उठा रहे हैं? हम्फ, बेकार की बात। आप 10 चालें भी नहीं टिक सकते। यदि गहन जल संप्रदाय आपके हाथों में समाप्त हो जाता है तो यह वास्तव में समाप्त हो जाएगा। प्रोफाउंड वाटर सेक्ट के किंग ग्रेड युद्धपोत से एक ठंडी खर्राटे आईं, जिसके बाद एक अत्यंत विशाल आभा निकली। हर जगह हवाएं और बादल छाए रहे। समुद्र उफनता था, इसकी सतह से पानी के 1 किलोमीटर ऊंचे खंभे फूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आ रहा है। आसमान का रंग अचानक बदल गया। ड्रैगन गेट का युद्धपोत पानी में हिंसक रूप से हिल गया। अर्जुन देव ने भौहें उठाईं। अर्ध सम्राट विशेषज्ञ। गहन जल संप्रदाय वास्तव में साहसी था, जिसने अर्जुन देव के बधाई उपहारों को खुले तौर पर छीनने के लिए एक अर्ध सम्राट भेजा। हुश! मंथन हवाओं और बादलों के बीच उफनते समुद्र पर बिजली की गति से एक आकृति दिखाई दी। फिर इस आकृति ने धीरे से सुशांत लैन पर हथेली पर प्रहार किया। जब सुशांत ने देखा कि खतरा आ रहा है तो उनकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी, जैसे कि वह पतली हवा में गायब हो गए हों, शून्य में गायब हो गए हों। ची! अगले ही पल एक मंद, ठंडी रोशनी चमक उठी। सुशांत लैन अचानक उस गहन जल संप्रदाय अर्ध सम्राट के बाईं ओर अपनी तलवार पकड़े हुए प्रकट हो गए। यहां तक कि अर्जुन देव भी यह स्पष्ट रूप से देखने में विफल रहे कि सुशांत लैन कैसे दिखाई दिए थे। वह अर्ध सम्राट, जो गहन जल संप्रदाय के नीले वस्त्र पहने हुए था, सुशांत लैन के प्रकट होते ही पलट गया। एक मजबूत आभा निकली, खेती में फायदा और सुशांत लैन की तलवार को वापस करने के लिए मजबूर कर सकती थी, जो एक अजीब कोण पर आई थी। नीले वस्त्र पहने अर्ध सम्राट का माथा चमक उठा क्योंकि उसने हथेली पर प्रहार किया। उसके पीछे एक उज्ज्वल प्रकाश फूट पड़ा क्योंकि उसके स्वर्गीय नियम बढ़ गए, सुशांत लैन को बाहर निकालने के लिए शून्य में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। जब यह ऊर्जा सुशांत लैन पर पड़ी तो उन्होंने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। असुर जाति की स्थानिक प्रतिभा से निपटना वास्तव में कठिन है। अगर मैं तुम्हें कुछ और बढ़ने की अनुमति दूं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अब तुम मर सकते हो। नीले वस्त्र पहने अर्ध सम्राट ने अपने स्वर्गीय कानूनों के साथ अंतरिक्ष को बंद कर दिया। सुशांत लैन अब भाग नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस अर्ध सम्राट की हथेली की हड़ताल सुशांत लैन पर उतरेगी और परिणाम भयानक होंगे। जैसे ही नीले वस्त्र पहने अर्ध सम्राट की ताड़ की हवा सुशांत लैन से टकराई, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल छाया ने दुनिया को ढक दिया। एक बड़ी हवा चली। यह एक प्रसिद्ध पवित्र जानवर कुनपेंग था, जिसके पंख फैले हुए थे और आकाश को ढक रहे थे। अर्जुन देव एक कुनपेंग में बदल गया और अपने पंख फैलाते हुए अपनी बाहों को बाहर निकाल दिया। फिर उसने एक मुक्का फेंका, सामने की ओर चार्ज किया। उसने जो इरादा पूरा किया उसमें केवल एक शब्द शामिल था, घृणा। बहुत कम होने के लिए आकाश से नफरत करना, कम आकाश से नफरत करना, केवल बहुत कम होने के लिए आकाश से नफरत करना और मुझे पर्याप्त ऊंची उड़ान भरने की अनुमति नहीं देना। अर्जुन देव ने कुनपेंग मुट्ठी को मार डाला। वह पंख फैलाते हुए ऊपर उठ गया। हालांकि बाद में उन्होंने हमला किया, लेकिन नफरत की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुशांत लैन पर नीले कपड़े पहने अर्ध सम्राट के हमले को रोक दिया। एक अर्ध सम्राट का हमला कितना मजबूत था। इसने हवाओं और बादलों को हिलाकर दुनिया को हिला दिया। बड़ी मात्रा में पानी बह निकला, जिससे तूफान पैदा हो गया। एक मजबूत बल बाहर निकल गया। बाद की लहरें आसपास के युद्धपोतों को हवा में फेंक रही थीं और उन्हें लुढ़क रही थीं।
यहां तक कि ड्रैगन गेट का युद्धपोत भी हवाई हो गया, लेकिन वह लुढ़का। मुक्का मारने के बाद अर्जुन देव पानी पर 100 कदम पीछे हट गए। प्रत्येक कदम के साथ उसने संघर्ष से कुछ बल को नष्ट कर दिया। लहरें उठीं और गिर गईं। उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा आसानी से एक शहर को नष्ट कर सकती है। स्वर्गीय नियम दुनिया के साथ विलीन हो गए। अपना हाथ उठाकर यह अर्धसम्राट हवाओं और बादलों को हिला सकता था। अर्जुन देव से पहले का व्यक्ति वही होना चाहिए जिसके बारे में एल्डर सेन ने बात की थी, एक अर्धसम्राट जिसने पहले ही पुल का निर्माण शुरू कर दिया था। हालांकि यह स्पष्ट था कि यह अर्धसम्राट अभी तक छोटी पूर्णता तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने केवल पुल की नींव बनाई थी। पुल विशाल खाई के एक छोटे से हिस्से तक भी नहीं फैला था। अन्यथा जब अर्जुन देव की कुनपेंग मुट्ठी उनकी हथेली के प्रहार से टकराती थी तो अर्जुन देव को केवल मामूली चोटें नहीं आती। फिर भी यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे अर्जुन देव हरा सकते थे। दूसरे पक्ष ने अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। इस हमले में सुशांत के बचने के बाद उन्होंने अर्जुन देव की तरफ कृतज्ञता से देखा। फिर वह अर्जुन देव के बगल में खड़ा हो गया और उसे एक ध्वनि प्रसारण भेजा, अर्जुन देव, यह व्यक्ति एक वास्तविक अर्धसम्राट है। हमें शायद एक कदम उठाने के लिए एल्डर सेना को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कोई हड़बड़ी नहीं है। आइए पहले इस व्यक्ति के पीछे की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करें। मुझे संदेह है कि उन्होंने केवल एक अर्धसम्राट को नहीं भेजा। अर्धसम्राट ने अर्जुन देव को 100 कदम पीछे जाते हुए देखा और प्रभाव को दूर कर दिया। हालांकि अर्जुन देव खास तौर पर घायल नहीं दिखे। नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव। नीले वस्त्र पहने अर्धसम्राट ने तिरछी नजर डाली और जल्दी से अर्जुन देव की पहचान का अनुमान लगा लिया। अर्जुन देव ने सीधे अर्धसम्राट की ओर देखा, लेकिन उन्होंने दुश्मन के युद्धपोतों के हर एक विवरण को कैद करते हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञान को आसपास के वातावरण में भेजा। अचानक उसके विचार हिल गए। उन्होंने घायल वैद्यनाथ को किंग ग्रेड युद्धपोत पर धीमी आवाज में 4 महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से बात करते हुए देखा। अपने हाव भाव बदले बिना अर्जुन देव ने पूछा, जब आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत क्यों करते हैं? क्या गहन जल संप्रदाय वास्तव में मार्शल गॉड पैलेस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है? नीले वस्त्र पहने अर्धसम्राट ने कहा, चिंता मत करो। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। जब तक मैं वास्तव में तुम्हें नहीं मारता, तब तक यह ठीक रहेगा। यह जगह उनसे बहुत दूर है। मार्शल गॉड पैलेस मेरे गहन जल संप्रदाय के लिए क्या कर सकता है? आपके बधाई उपहारों में से हम केवल पवित्र आत्मा नस चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको 10 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों के साथ मुआवजा देंगे।